जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभी तक इस सफर के अंदर हम लोग इसके 27 भाग आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आज 28वें भाग में मुख्य रूप से हम संधि राशि के संबंध में चर्चा करेंगे। तो संधि राशि क्या होती है और उसके भीतर में कोई ग्रह आ जाए तो उसका कैसा परिणाम होता है, इस बारे में कुछ बातें आप तक पहुंचाएं। उससे पूर्व आपके जो बहुत सुंदर और बहुत प्यारे संदेश हम तक पहुंचते हैं, उनके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहेंगे। उन संदेशों में से कुछ लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी जिज्ञासा का समाधान सामूहिक रूप से कर देने से औरों को भी उसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो ऐसी कुछ जिज्ञासाएं चुन ली गई हैं। सबसे पहले उन जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करने के बाद हम संधि राशि के बारे में बात करेंगे, जो कि आज का हमारा विषय है। संतोष गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न उनका उस वीडियो के संदर्भ में है जिस हमारे शरीर के साथ नक्षत्रों के संबंध के बारे में चर्चा किया है। तो उनका प्रश्न है कि मूल नक्षत्र को आपने कोख से संबंधित बताया है, तो ये बताएं कि गर्भ धारण करने से संबंधित और क्या क्या चीजें वहां पर हम लोगों को जाननी चाहिए, ऐसी उनकी जिज्ञासा है। तो मैं समझता हूं कि ये जिज्ञासा औरों के लिए भी लाभदायक हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव होता है। जैसे कि मूल नक्षत्र का संबंध हमारी कुक्षी अर्थात कोख के साथ होता है और कोख के अंदर ही बच्चा पलता है, तो सीधी सी बात है कि गर्भ धारण और बच्चे की ग्रोथ इत्यादि के बारे में मूल नक्षत्र को अवश्य देखा जाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर मूल नक्षत्र वद नक्षत्र के अंदर आ जाता हो, प्रत्यरी नक्षत्र के अंदर आ जाता हो, विपत नक्षत्र के अंदर आ जाता हो या फिर जन्म नक्षत्र के अंदर आ जाता हो, ऐसी अवस्था के अंदर आपको कोख से संबंधित या कोख का जो आसपास का हिस्सा है उस हिस्से से संबंधित सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी वैसी बीमारी आपको परेशान ना कर सके। अर्थ ये हुआ कि आपका वो जो शरीर का हिस्सा है थोड़ा कमजोर है, और आप जानते हैं जब भी मौसम में परिवर्तन होता है या कोई बीमारी हमारे ऊपर अटैक करती है तो सबसे पहले वहां अटैक करती है जो हिस्सा हमारा कमजोर होता है। तो अपने कमजोर हिस्से को लेकर के थोड़ी सावधानी हमारे को रखनी चाहिए, और वहां पर अगर किसी प्रकार की समस्या होती हो तो उस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अन्यथा वही छोटी सी बीमारी कब बड़ी बीमारी बन जाए पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, 9 के 9 ग्रह गोचर करते हुए कभी न कभी मूल नक्षत्र के अंदर आएंगे ही। तो जब जब हमारी कुंडली का कोई पापी ग्रह, कोई क्रूर ग्रह अथवा कोई पीड़ित ग्रह अथवा कोई मारक ग्रह अथवा कोई बाधक ग्रह, और इसके साथ साथ जो 6ठे भाव का स्वामी हो, 8वें भाव का स्वामी हो, 12वें भाव का स्वामी हो, हमारी कुंडली के अंदर जिनको नकारात्मक रोल प्ले करने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई है, ऐसा कोई ग्रह जब जब गोचर करते हुए मूल नक्षत्र के अंदर संक्रमण करेगा, उस समय आपको कोख से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, समस्या हो सकती है। और विशेष करके कोई महिला अगर किसी चाइल्ड की कंसीविंग के लिए प्लानिंग कर रही हो तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोख के अंदर ही चाइल्ड की ग्रोथ होनी है, बेबी की ग्रोथ होनी है, तो कोख का संबंध मूल नक्षत्र के साथ हो गया। तो मूल नक्षत्र अगर आपकी कुंडली के अंदर उचित अवस्था में है तो ऐसा समय चुन लेना चाहिए जिस समय मूल नक्षत्र के ऊपर किसी भी प्रकार के क्रूर ग्रह का कोई प्रभाव न हो। मूल नक्षत्र अगर आपका अच्छी स्थिति में हो, अच्छे ग्रहों का गोचर उसके ऊपर हो रहा हो, तब ऐसे समय में अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो ग्रोथ अच्छी होगी और लाजिमी आपको मातृत्व सुख बहुत सुखद ढंग से प्राप्त हो सकेगा।
इसी प्रकार वीरेंद्र यादव जी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं कि किसी मंत्र का जाप करने से किसी नीच ग्रह का अथवा नकारात्मक जो रिजल्ट देने वाला ग्रह है उसकी नकारात्मकता कैसे खत्म हो सकती है, ग्रहों के साथ में मंत्रों का क्या संबंध है, इस बारे में प्रकाश डालें, ऐसी उनकी जिज्ञासा है। तो उस संबंध में बताना चाहूंगा। राशियों का विश्लेषण पढ़ते समय आप लोग समझ चुके हैं कि राशियों के 4 तत्व होते हैं। तो राशियों के 4 तत्व हम बता चुके हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो जो भी आपका कोई ग्रह चाहे नीच अवस्था में होगा तो किसी राशि में होगा, पीड़ित अवस्था में होगा तब भी किसी राशि में होगा, और नकारात्मक परिणाम देने की स्थिति में होगा तब भी किसी न किसी राशि में होगा। तो आप सबसे पहले ये देखें कि अगर वो अग्नि तत्व की राशि में है तो उस ग्रह से संबंधित आपको हवन करवा लेना चाहिए। पृथ्वी तत्व राशि के अंदर है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। वायु तत्व की राशि में है तो उस ग्रह से संबंधित मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर जल तत्व की राशि में है तो उस ग्रह से संबंधित पदार्थ का जल प्रवाह करना चाहिए। देखिए, कोई भी जो ग्रह होता है वो 2 चीजों का कारक होता है, एक जीव कारक, एक अजीव कारक। जो जीव कारक हैं, जीव कारक का मतलब हुआ जैसे सूर्य अगर पीड़ित है तो सूर्य का डायरेक्ट जो संबंध हुआ वो पिताजी के साथ में है, सरकार के साथ में है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो चंद्रमा का डायरेक्ट संबंध माता के साथ में है, भूमि के साथ में है। इसी प्रकार मंगल अगर पीड़ित है तो मंगल का डायरेक्ट जो संबंध है हमारे भाइयों के साथ में है, पुलिस विभाग, मिलिट्री विभाग के साथ में है। इसी प्रकार बुध अगर पीड़ित अवस्था में है तो बुध का जो डायरेक्ट संबंध अर्थात जीव कारक जो वस्तु बुध की है वो बेटी, बुआ, बहन और समाज के अंदर किन्नर, ये जीव कारक वस्तु हो गए, तो इनके साथ उसका डायरेक्ट संबंध हो गया। इसी प्रकार सभी ग्रहों के जीव कारकों के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो जो भी कोई ग्रह आपका नीच अवस्था में आ गया है, नकारात्मक परिणाम देने की स्थिति के अंदर आ गया है, पहला काम तो आपको ये करना चाहिए उसका जो जीव कारक है उसके प्रति अपने संबंध अच्छे करें। सूर्य अगर पीड़ित है तो पिताजी के साथ, सरकार के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे बनाएं। कभी भी अपने पिताजी के बारे में, सरकार के बारे में अनाप शनाप न बोलें। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो उसका जीव कारक जो संबंध हुआ माता के साथ हुआ, तो माता के प्रति, भूमि के प्रति, अपनी जन्म भूमि के प्रति कभी भी नकारात्मक धारणा नहीं बनानी चाहिए। उनके प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था में है तो सबसे पहले ये देखिए कि वो उसका जीव कारक संबंध किसके साथ में है। तो जिसके साथ में उसका जीव कारक संबंध होगा उसके साथ में अपने संबंध सुधार लीजिए, पहला काम। और दूसरा काम आप ये कर लीजिए, अगर अग्नि तत्व की राशि में है तो उसका हवन करवाइए, पृथ्वी तत्व की राशि में है तो उसका दान करवाइए, वायु तत्व की राशि में है तो उसका जप करवाइए, और जल तत्व की राशि में है तो उससे संबंधित पदार्थों का जल प्रवाह करवाइए। ये महापुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए उपाय हैं और ऐसे उपाय करके लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं, तो निश्चित ही इनका प्रभाव होता ही है। तो ये तो हो गई जिज्ञासा और समाधान की बात। चलिए आज हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं, संधि राशि। तो संधि राशि का अर्थ है, 2 शब्द हैं इसमें, एक संधि और दूसरी राशि। तो संधि का अर्थ पहले भी आप सुन चुके हैं कि 2 चीजों के जोड़ का नाम संधि है। इसलिए दिन और रात का जहां जोड़ होता है उसको हम संधि काल या संध्या कह करके पुकारते हैं। सुबह की संध्या होती है तो रात विराम लेती है और दिन का प्रारंभ होता है तो सुबह की संध्या हुई। शाम के समय जब दिन विराम लेता है और रात्रि प्रारंभ होती है तो वो रात्रि की संध्या, शाम की संध्या हुई। तो जहां पर 2 चीजों का मेल होता है उसको संधि कहते हैं। एक प्रकार से सीमा हो गई।
इसी तरह दो देशों की संधि कहा जाता है, जहां दो देशों की सीमाएं होती हैं। तो कहीं पर भी आप देखिए, जहां दो राज्यों की सीमा हो, जहां दो देशों की सीमा हो, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर थोड़ा सा तनाव ज्यादा रहता है। तो यही नियम हम लोग ग्रहों के साथ में, इनके साथ में भी जोड़ सकते हैं। महापुरुषों ने कहा है जो संधि काल होता है, दिन और रात्रि का मिलन जहां जहां होता है, सुबह के समय और शाम के समय, तो संधि काल का जो समय होता है थोड़ा भारी होता है। इसलिए संधि काल के अंदर महापुरुषों ने ये उपाय बताया कि उस समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए, मनोरंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। संधि काल के समय आपको हमेशा भगवान का भजन, पाठ, कीर्तन, जाप, आरती इत्यादि करना चाहिए। संध्या आरती की परंपरा जो हम लोग देखते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य यही है, कम से कम संध्या काल के समय आप आरती के रूप में भगवान को स्मरण करोगे, भगवान के भजन गाओगे, तो वो जो भारी समय है उसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो पाएगा, या होगा तो भी कम मात्रा में होगा, आप उससे निकल जाएंगे। तो ठीक वही बात हमको यहां समझने की जरूरत है। संधि राशि का अर्थ हुआ ग्रह जब दो राशि के बीच में पड़ जाए। कोई भी ग्रह वो संक्रमण करता हुआ एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो जब भी कोई ग्रह दो राशि के बीच में पड़ जाए, बीच में कब पड़ेगा? जब एक राशि का उसका प्रवास का समय परिपूर्ण हो गया और दूसरी राशि की ओर जा रहा है, तो उस समय कुछ पीरियड के लिए वो बिल्कुल संधि अवस्था में हो जाता है, दो राशियों के बीच में होता है। और दो राशि के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग डिग्री के रूप में समझते हैं। तो जब भी कोई ग्रह किसी भी राशि में अगर 0 अंश का हो, 1 अंश का हो या 29 अंश का हो, अंश को ही डिग्री कह करके बोला जाता है। तो समझने के लिए आप चाहे अंश की भाषा समझें, चाहे डिग्री की भाषा समझें, कोई भी ग्रह संक्रमण करते करते किसी राशि में जाने पर अगर वो 0 अंश का है अथवा 1 अंश का है अथवा 29 अंश का है, अर्थ हुआ 0 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो या 29 डिग्री का हो। 29 डिग्री का होने का मतलब है जिस राशि में वो है उसकी बिल्कुल सीमा के अंदर पहुंच गया है और वो दूसरी राशि की ओर जाने वाला है। और 0 डिग्री और 1 डिग्री के अंदर होने का मतलब है कि दूसरी राशि के अंदर अभी उसने कदम ही रखा है, पहुंचा ही है। तो इस अवस्था के अंदर कोई भी ग्रह अपना पूर्ण रिजल्ट देने में समर्थ नहीं होता। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये, इस अवस्था के अंदर रहा हुआ कोई भी ग्रह, उसका जो रिजल्ट होगा वो अनियमित हो जाएगा। ये जज करना मुश्किल होगा कि वो जिस राशि के अंदर है उसका रिजल्ट देगा या जिस राशि में जा रहा है उसका रिजल्ट देगा। जैसे उदाहरण के लिए ये मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य पंचम भाव में अपने राशि के अंदर है। सिंह राशि उसकी अपनी राशि है। तो सिंह राशि के अंदर सूर्य है, लेकिन अगर ये सूर्य 0 डिग्री अथवा 1 डिग्री का है तो इसका अर्थ हुआ कि कर्क राशि से सिंह राशि में अभी आया ही है। अभी वो इतना सक्षम नहीं हुआ है कि इस पंचम भाव के अनुसार वो रिजल्ट दे सके। तो इसका अर्थ हुआ कि सूर्य न तो इस भाव के अनुसार पूरा रिजल्ट दे सकेगा, न इस भाव के अनुसार पूरा रिजल्ट दे सकेगा, अथवा ये जज करना मुश्किल होगा कि ये इस भाव के रिजल्ट देगा अथवा इस भाव के रिजल्ट देगा। इसी प्रकार सूर्य अगर यहाँ पर 29 डिग्री का है तो 29 डिग्री का अर्थ हुआ कि पंचम भाव को छोड़ करके वो छठे भाव की ओर बढ़ने वाला है, बिल्कुल 5वें भाव की सीमा में पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है। तो यहाँ पहुंचा हुआ जो सूर्य है वहां पर भी वही परेशानी हमारे को प्राप्त होगी कि सूर्य 5वें भाव का रिजल्ट देगा अथवा छठे भाव का रिजल्ट देगा, ये जज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माना गया कि ऐसी स्थिति के अंदर संधि राशि में जो ग्रह होगा उसका रिजल्ट अनियमित हो जाएगा अथवा उसका रिजल्ट शून्य हो जाएगा।
बहुत बार वो शून्य रिजल्ट वाला हो जाता है और बहुत बार ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि वो कौन से भाव का रिजल्ट देने में सक्षम होगा। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च है, कोई ग्रह बहुत बली अवस्था में है, किंतु अगर वो संधि राशि में है तो अपने उच्चता के परिणाम भी वो नहीं दे पाता। एक कंडीशन के अंदर संधि राशि में रहा हुआ ग्रह सकारात्मक रिजल्ट देने में समर्थ होता है और वो कंडीशन है कि ऐसा ग्रह अगर पुष्कर नवांश के अंदर पड़ जाए। पुष्कर नवांश के अंदर पड़ा हुआ ग्रह 0 डिग्री का होने पर भी, 29 डिग्री का होने पर भी कई बार अच्छे रिजल्ट देने में समर्थ हो जाता है। तो पुष्कर नवांश के बारे में तो हम लोग जब उसका अवसर आएगा तब उसकी चर्चा कर लेंगे। आज मुख्य रूप से समझने वाली बात यह है कि ये कोई भी ग्रह अगर 0 अंश में है, 1 अंश में है अथवा 29 अंश में है तो उसको समझेंगे वो संधि राशि में है और संधि राशि में रहा हुआ जो ग्रह है वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता। एक बात ये हुई। दूसरी बात कि उसका जो रिजल्ट होता है अनियमित हो जाता है। कौन से भाव के संबंध में वो रिजल्ट दे पाएगा ये निर्णय करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इस बात को समझें और अपने ज्ञान को पुष्ट करते चलें। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।